नमस्कार। सुबह के 9 बज चुके हैं और हाजिर हूं मैं सुबह 9 बजे लेकर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत, अमेरिका और जापान के बीच विदेश मंत्री स्तर की पहली वार्ता। दक्षिण चीन सागर में आवाजाही की आजादी पर जोर। भारत ने की एशिया प्रशांत आर्थिक मंच की सदस्यता की मांग। दिल्ली में डेंगू से 5 और लोगों की मौत, अब तक 37 लोगों की गई जान। राज्य सरकार की लापरवाही से जुड़ी याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित। आरपीआई और स्वाभिमानी पक्ष समेत महाराष्ट्र की 19 पार्टियों की मान्यता रद्द। आय और खर्च का ब्यौरा न देने के चलते चुनाव आयोग की कार्रवाई। नौसेना के बेड़े में आज शामिल होगा सबसे बड़ा स्वदेशी युद्धपोत। रडार को चकमा और मिसाइल को मार गिराने में सक्षम आईएनएस कोच्चि। नेपाल सरकार का भारतीय चैनलों के प्रसारण का निर्देश। ब्लैकआउट को लेकर केबल ऑपरेटरों से मांगा जवाब। प्रदर्शनकारियों से वार्ता के लिए समिति गठित करने का भारत ने किया स्वागत। भारत, अमेरिका और जापान के बीच कल न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री स्तर की पहली बैठक हुई। इस त्रिपक्षीय बैठक में एशिया प्रशांत क्षेत्र की तीनों शक्तियों ने दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में नौवहन की आजादी पर जोर दिया। बैठक में आतंकवाद पर सहयोग पर भी बात हुई। भारत ने एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की सदस्यता के लिए भी पुरजोर दावा पेश किया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से इतर भारत, अमेरिका, जापान के बीच पहली विदेश मंत्री स्तर की त्रिपक्षीय बातचीत हुई। Our meeting today underscores growing maturity and candor in our discussions. It also highlights increasing convergence of our strategic, political, economic and security interests. So this is significant because we have each, in talking to each other, come to the understanding that at this particular point in history, with the different interests and with the huge shift of interest to foreign policy as economics and economics as foreign policy, and all of East Asia as an area of enormous economic growth and also a place of challenge for some other issues of security. बैठक में एशिया प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र के साथ साथ दक्षिण चीन सागर में नौवहन की आजादी को लेकर रणनीति पर बातचीत हुई। हालांकि भारत ने स्पष्ट किया कि इसे चीन के खिलाफ मोर्चेबंदी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये तो हम लोग बहुत पहले से कहते आए हैं कि हम चाहते हैं कि जो भी ये जो ओशंस हैं वो फ्री होने चाहिए इंटरनेशनल कॉमर्स के लिए। भारत ने एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम यानी एपेक की सदस्यता के लिए भी अपना पुरजोर दावा पेश किया। भारत ने कहा कि उसकी एक्ट ईस्ट नीति की सफलता के लिए एपेक की सदस्यता जरूरी है। इस त्रिपक्षीय बैठक में यह भी साफ हो गया कि बंगाल की खाड़ी में भारत और अमेरिका के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास मालाबार एक्सरसाइज में जापान भी शामिल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिन के विदेश दौरे के बाद बीती रात स्वदेश लौट आए। प्रधानमंत्री बीती रात करीब 11:30 बजे दिल्ली पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी के लिए बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने आयरलैंड और अमेरिका के इस दौरे को बेहद सफल बताया है। नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को न्यूयॉर्क से लौटते हुए कई ट्वीट भी किए। उन्होंने लिखा कि भारत, अमेरिका के बीच असाधारण गहरे और विविधता से भरे रिश्ते हैं। प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता पर भारत के दावे को भी इस दौरे में भारी समर्थन मिला। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास सम्मेलन को संबोधित किया और साथ ही 2 दिनों के सिलिकॉन वैली के दौरे में उन्होंने निवेश हासिल करने के लिए कई पहल भी की। विदेश दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री का बिहार चुनाव में भी कार्यक्रम व्यस्त रहने वाला है। बिहार में वो करीब 20 से 22 रैलियों को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री की पहली रैली 2 अक्टूबर को बिहार के बांका में होगी। और आइए बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया। इस दौर के लिए 499 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। नामांकन पत्रों की जांच में 471 उम्मीदवारों के पर्चे सही पाए गए, जबकि 28 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद्द हो गए हैं। इस दौर के लिए 21 सितंबर को अधिसूचना जारी हुई थी। 28 सितंबर तक नामांकन का सिलसिला चला, जबकि 1 अक्टूबर यानी कल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे दौर में 16 अक्टूबर को मतदान होगा। इस दौर में कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया
6 जिलों की 32 सीटें हैं। पहले दौर के लिए वोटिंग से पहले की सभी प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। पहले दौर में 10 जिलों की 49 सीटों पर 12 अक्टूबर को मतदान होना है। चुनाव आयोग प्रचार के जोर पकड़ते ही नेताओं के भाषणों पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद पर जाति के आधार पर वोट मांगने को लेकर वैशाली में मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं राज्य में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी पर भी लोक लुभावन वादों के लिए मामला दर्ज किया गया है। बिहार के इन 2 बड़े नेताओं पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर राधोपुर की रैली में जातिगत बयान देने का आरोप है। ये लड़ाई है बैकवर्ड फारवर्ड, दलितों, पिछड़ों, गरीब लोगों। हालांकि लालू के इस बयान पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। आयोग के आदेश पर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कल एक मामला जो आयोग के संज्ञान में आया था, श्री लालू प्रसाद जी के जो राघोपुर में उन्होंने एक पब्लिक स्पीच में जिन चीज़ों पर उन्होंने बोला है, तो उसके जिला निर्वाचन पदाधिकारी वैशाली ने समीक्षा उठाई। उसमें कुछ आईपीसी के प्रोविजंस और आरपी एक्ट के प्रोविजंस का और मॉडल कोड के वायलेशंस पाया है और उसके आधार पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया है। लेकिन लालू प्रसाद यादव इस मामले पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं। हालांकि वो आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। आरएसएस हमारा आरक्षण खत्म करना चाह रही है। वो जातीय मीटिंग करता, सब जगह वो लोग करता, तो हमारा जो बाबा का दिया हुआ जो आरक्षण है, ये कौन होते हैं मोहन भागवत बीजेपी खत्म करने वाला। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के खिलाफ भभुआ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर में उन पर जनता को लालच देने, लोक लुभावन वादे करने का आरोप है। हालांकि मामला दर्ज होने के बाद भी सुशील मोदी अपने बयान पर कायम है। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। बिहार के अंदर 50,000 लड़के लड़कियों को हम लैपटॉप देंगे, इसमें क्या गुनाह किया है? बिहार में आचार संहिता लागू है, लिहाजा इस तरह के बयानों पर सवाल उठने लगे हैं। दोनों मामलों में जांच जारी है। वीडियो फुटेज के जरिए पड़ताल की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विदेशों में जमा काले धन की जानकारी सार्वजनिक करने की समय सीमा आज खत्म हो रही है। सरकार ने साफ किया है कि इस बारे में 30 सितंबर की समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। 90 दिनों की स्पेशल विंडो वाली इस योजना में काले धन की जानकारी जाहिर करने पर दंडात्मक प्रावधान नहीं है। इसके तहत संपत्ति की घोषणा करने वालों के लिए 30% टैक्स और इतना ही जुर्माना चुकाकर काले धन को सफेद में बदलने का प्रावधान रखा गया था। हालांकि आयकर विभाग की तरफ से इन 3 महीनों के दौरान योजना के तहत जाहिर संपत्तियों के बारे में कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। दरअसल काले धन पर संसद में पारित कानून के बाद वित्त मंत्रालय ने 90 दिनों की विशेष समय सीमा मुहैया कराई थी। ब्याज दरों में कटौती का फायदा ग्राहकों को मिलने लगा है। सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक ने ब्याज दरों में 0.40% की कटौती कर दी है। अब बैंक 9.30% पर कर्ज देगा। नई दरें 5 अक्टूबर से लागू होंगी, जबकि आंध्रा बैंक ने 0.25% की कटौती की है, यानी 0.25% की कटौती की है। उधर आईसीआईसीआई ने भी ब्याज दरों में कम से कम 0.5% की कटौती का संकेत दिया है। बैंक ने कहा कि आरबीआई के फैसले का फायदा ग्राहकों को जल्द मिलेगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने भी ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है। कर्जदारों के लिए अच्छी खबर है। रिजर्व बैंक ने कल मौद्रिक नीति की समीक्षा में ब्याज दरों में 50 आधार अंकों की कटौती का ऐलान किया और जैसा हमने आपको बताया कि इसके बाद इसका असर भी दिखने लगा है। तमाम बैंकों ने भी अपने ब्याज दरों में कमी की है। इससे घर और वाहन समेत सभी कर्ज की ब्याज दर में लोगों को राहत मिलेगी। पिछले 4 साल में ये सबसे बड़ी कटौती है। वित्त मंत्री ने कहा है कि ब्याज दर की कटौती से आर्थिक सुधारों को बल मिलेगा। ब्याज दरों में कटौती की आरबीआई की घोषणा से लोगों को ईएमआई में राहत मिलने जा रही है। रघुराम राजन ने मौजूदा वित्त वर्ष की चौथी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट 7.25% से घटाकर 6.75% कर दिया।
रिवर्स रेपो रेट भी 0.50% घटकर 5.75% हो गया है। राजन के मुताबिक महंगाई को काबू करने के लिए आरबीआई सभी जरूरी कदम उठाएगा। With weakening global activity since our last review, commodity prices will remain contained for a while. With low industrial capacity utilization, more domestic demand is needed to substitute for weakening global demand so that the domestic investment cycle picks up. वित्त मंत्री ने रिजर्व बैंक के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि साल भर में रिजर्व बैंक ने कुल 1.25% तक ब्याज दरें घटाई हैं। इसका फायदा ग्राहकों को मिलना चाहिए। We are looking forward now to the transmission of these cuts. Which will effectively help to boost confidence and investment. They will also help to realize the economy's medium-term potential growth rate. आरबीआई को उम्मीद है कि जनवरी 2016 तक खुदरा महंगाई दर 5.8% तक आ जाएगी। मार्च में यह दर 4.8% रहने का अनुमान है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2016 के लिए विकास दर का लक्ष्य 7.6% से घटाकर 7.4% कर दिया है। आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया है। सीआरआर मौजूदा 4% पर ही बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सरकार आने वाले दिनों में स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट में कटौती कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो आपको पोस्ट ऑफिस की सेविंग पर कम ब्याज मिलेगा, जिसका सीधा असर पोस्ट ऑफिस में खुलने वाले पीपीएफ अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आरडी अकाउंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि स्कीम पर होगा। आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती करने के बाद वित्त मंत्री ने संकेत दिया कि सरकार जल्द ही निवेश पर मिलने वाले ब्याज की समीक्षा करेगी। देश में बना सबसे बड़ा युद्धपोत आईएनएस कोच्चि आज नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर इसे नौसेना में शामिल करेंगे। 7,500 टन वजनी आईएनएस कोच्चि कोलकाता श्रेणी का दूसरा युद्धपोत है। इसमें लंबी दूरी तक सतह से सतह में मारे जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल भी लगी हुई है। इस जंगी जहाज में लेटेस्ट रडार सिस्टम लगाया गया है जो दुश्मन की मिसाइल को चकमा देने में सक्षम है। नौसेना डिजाइन निदेशालय की योजना के मुताबिक इसका निर्माण मजगांव डॉकयार्ड कंपनी ने किया है। यह युद्धपोत कोच्चि तट पर समुद्री सीमा की हिफाजत करेगा। एनआईए और झारखंड के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकी और बर्दवान बम ब्लास्ट के आरोपी तारिकुल को कल गिरफ्तार किया, जिसे एनआईए आज विशेष अदालत में पेश भी करेगी। झारखंड के रामगढ़ जिले में गिरफ्तार सादिक उर्फ रेहान उर्फ तारिकुल पर 5 लाख रुपए का इनाम भी था। एनआईए को पिछले साल 2 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के बर्धमान ब्लास्ट के मामले में सादिक की तलाश थी। एनआईए ने इस मामले में अब तक सादिक समेत 20 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद याद करेंगे ऋषि दा को उनके जन्मदिन पर। सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। एक बुनियादी सवाल ये उठता है कि हम अपने संविधान में अपने आप को किस किस्म की सरकार देने जा रहे हैं। किसी भी संविधान में उसके नागरिकों का बुनियादी हक सबसे अहम मुद्दा होता है। मेरे रहते संविधान से आरक्षण नहीं हटने वाला। एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के तिगड़े को किसी एक सर्वशक्तिमान कैबिनेट की जकड़ से बाहर रखें। जमींदारी की जिन्होंने ये रियासतें देश के साथ विद्रोह के एवज में पाई हैं, वो आजकल जस्ट कंपेंसेशन चाहती। हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा होगी। जब तक प्रांतों को आप कुछ जिम्मेदारी देंगे नहीं, सूबे जिम्मेदारी लेना सीखेंगे कैसे? किसी भी आईन में सब बातें लिखी नहीं जा सकती। दिल्ली में डेंगू का कहर जारी है। कल 5 और लोगों को डेंगू के कारण मौत का शिकार बने। इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। अब तक करीब 6,000 लोग डेंगू का शिकार हो चुके हैं। हर दिन बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं और सरकारी कोशिशें
नाकाफी साबित हो रही हैं। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने डेंगू पर दाखिल एक जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और एमसीडी से इस पूरे मसले पर जवाब मांगा था। कोर्ट ने कहा था कि डेंगू की रोकथाम के लिए क्या क्या किया गया है और कितना फंड खर्च किया गया है, इस बारे में बताया जाए। जिस तरीके से इस बार जो फंड्स एलोकेट करने में जो देरी हुई है और अवेयरनेस कैंपेन जो है इस बार बड़ी देरी से जिस तरीके से शुरू हुआ है, ये आगे से ना हो और जून के महीने में ही ये जो फंड्स हैं और अवेयरनेस कैंपेन है, कोर्ट ने हमारे सजेशंस को नज़र में रखते हुए इसको अब जजमेंट को आज रिजर्व कर दिया है। महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर 16 राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द कर दी है। इनमें राज्यसभा सांसद रामदास अठावले के आरपीआई के अलावा सांसद राजू शेट्टी के स्वाभिमानी शेतकारी संगठन जैसे दल भी शामिल हैं। दरअसल चुनाव आयुक्त जेएस सुहारिया ने ऑडिट और इनकम टैक्स रिटर्न के दस्तावेज पेश नहीं करने की वजह से ये कार्रवाई की है। राज्य चुनाव आयोग ने कुल 19 राजनीतिक दलों को नोटिस भेजकर उनसे जरूरी कागजात मंगवाए थे। सिर्फ 3 राजनीतिक दलों ने ही आयोग को दस्तावेज भेजे थे। इससे पहले पीए संगमा की एनपीपी की भी मान्यता रद्द की जा चुकी है। हालांकि महाराष्ट्र में हुई इस कार्रवाई से राजनीतिक दलों के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़ने पर कोई असर नहीं होगा। इस फैसले से सिर्फ स्थानीय निकाय के चुनाव में इस नाम से लड़ने पर रोक लगी है। एफटीआईआई विवाद को सुलझाने को लेकर सरकार और छात्रों की कल बातचीत बेनतीजा रही। मुंबई में सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों के सामने छात्रों ने अपनी मांगें रखी। 1 अक्टूबर को फिर दोनों पक्षों के बीच बातचीत होगी। हालांकि छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। मुंबई में मंगलवार को सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों और एफटीआईआई के आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच बातचीत हुई। मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ने उन कंसर्न्स को पूरे तरीके से समझा। They said that they are going to deliberate upon this, and they have told us that they are again going to invite us for another meeting, which will happen day after tomorrow at 11 o'clock at the same venue. आंदोलन कर रहे छात्रों की मांग है कि मौजूदा एफटीआईआई सोसाइटी को भंग कर नई समिति बनाई जाए। अध्यक्ष, सदस्यों और दूसरी कर्मियों की नियुक्ति में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए। इसके अलावा एफटीआईआई को आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर राष्ट्रीय संस्था का दर्जा मिले, जिससे नौकरशाहों को एफटीआईआई का निदेशक नियुक्त नहीं किया जा सके। छात्रों ने विवाद के सुलझने की उम्मीद जताई है। अगले मीटिंग में भी हम इसी उम्मीद के साथ जाएंगे कि ये इशू रिजॉल्व हो सकता है। आज अच्छी बातचीत हुई है। बातचीत को लेकर किसी को कोई कंसर्न नहीं था। दोनों तरफ से अच्छी बातचीत हुई है। सरकार की ओर से बातचीत के लिए तैयार होने के बाद रविवार को छात्रों ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन उनका आंदोलन जारी रहेगा। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 3 सदस्यीय एक समिति बनाई थी, जिसने 21 अगस्त को पुणे में एफटीआईआई परिसर में छात्रों और अधिकारियों से बातचीत की थी। छात्र 12 जून से एफटीआईआई की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष गजेंद्र चौहान और कई सदस्यों की नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कल से हरित राजमार्ग योजना शुरू हो गई है। इसके जरिए राष्ट्रीय राजमार्गों को हरा भरा बनाया जाएगा। अगले 5 साल में 5000 करोड़ रुपए के पेड़ लगाने और सड़कों की सुंदरता पर खर्च किए जाएंगे। इस काम में निजी संस्थाओं को भी जोड़ा जाएगा। योजना से 5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद भी है। हरित राजमार्ग की निगरानी उपग्रहों से होगी। पहली बात है कि इसका जो डिजाइनिंग है, ब्यूटिफिकेशन ऑफ रोड एंड डिजाइनिंग, ये इम्पोर्टेंट है। फिर इसमें कौन से एरिया में कौन से क्लाइमेट के लिए कौन से पेड़ उपयोग में आ सकते हैं, वो हमको देखना पड़ेगा और उसके लिए पूरे प्रोसीजर हम तय कर रहे हैं और उसके अनुसार फिर वहाँ के लोगों को काम करना होगा। बांग्लादेश में कल शाम एक उच्च सुरक्षा वाले राजनयिक इलाके में इटली के एक नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में हत्या की ये ऐसी पहली घटना है जिसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएस ने ली है। मारा गया व्यक्ति सिसारे तवेला इटली का एक राहत कार्यकर्ता था। ढाका के राजनयिक इलाके में व्यायाम के लिए निकले तवेला को करीब से 3 गोलियां मारी गईं। इस हमले के बाद पश्चिमी देशों के कई दूतावासों ने अपने राजनयिकों की गतिविधियों को सीमित कर दिया है। हालांकि बांग्लादेश पुलिस ने हत्या का मकसद और हत्यारों की पहचान के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। नेपाल में प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए समिति गठित करने के नेपाल सरकार के फैसले का भारत ने स्वागत किया है। समिति में नेपाल की 3 प्रमुख पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
भारत ने उम्मीद जताई है कि मौजूदा संकट का असर दोनों देशों के रिश्तों पर नहीं पड़ेगा। इस बीच नेपाल सरकार ने केबल ऑपरेटरों को भारतीय चैनलों का प्रसारण जारी रखने का निर्देश दे दिया है। नेपाल के तराई इलाकों में नए संविधान के विरोध में प्रदर्शनों का दौर जारी है। इससे भारत से होने वाली जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हुई है। सीमा पर सड़क के दोनों तरफ वाहनों का लंबा जाम लगा है। बंद की वजह से तराई इलाकों में आम जनजीवन पर बुरा असर देखने को मिल रहा है। वहीं जनकपुर में पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई की सभा में मधेसी प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की, तो भारत नेपाल सीमा पर भी मधेसियों ने प्रदर्शन किया। शांतिपूर्ण धरना करना चाहते हैं और ये जो है गुंडागर्दी शैली में हम लोग के ऊपर पथराव करके हमारे 2 कार्यकर्ता को अभी नेपाल प्रहरी ने पकड़ के ले गया है। इस बीच नेपाल सरकार ने केबल ऑपरेटरों को भारतीय टीवी चैनलों का प्रसारण जारी रखने का निर्देश दिया है। साथ ही भारतीय चैनलों को ब्लैकआउट करने को लेकर जवाब भी मांगा है। वहीं नेपाल सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए समिति भी गठित कर दी है। I think we are heading towards some good result because government has formed a team from 3 political parties to talk to the agitating party, and I think there will be a solution very soon. भारत ने नेपाल सरकार के आंदोलनकारी समूहों से बातचीत के कदम का स्वागत किया है। नेपाल में भारत के राजदूत रंजीत राय ने कहा कि मुश्किल दिनों से दोनों देशों के संबंध प्रभावित नहीं होंगे। वहीं भारत में नेपाल के राजदूत दीप कुमार उपाध्याय ने उम्मीद जताई कि जल्द ही भारत से आवश्यक सामग्री की आपूर्ति में सुधार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अफगानिस्तान के कुंदूज शहर को आतंकियों से मुक्त कराने की कोशिशें जारी हैं। अमेरिकी हवाई हमलों के बावजूद फिलहाल शहर पर तालिबान का कब्जा बरकरार है। इस बीच अफगान राष्ट्रपति का कहना है कि कुछ सरकारी इमारतों को तालिबान के कब्जे से छुड़ा लिया गया है। अफगानिस्तान के कुंदूज शहर पर कब्जे को लेकर सुरक्षा बलों और तालिबान लड़ाकों के बीच संघर्ष जारी है। तालिबान ने अपने कब्जे वाले इलाकों में सड़कें बंद कर दी, पुलिस चौकियों को उखाड़ फेंका और सरकारी इमारतों में आग लगा दी। दहशत की वजह से लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। इस बीच अमेरिकी वायुसेना ने भी तालिबान ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं, जबकि अफगान सुरक्षा बल तालिबान को कुंदूज से निकाल बाहर करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। امروز قوای امنیتی ما در پیشرفت است. یک قسمت تأسیسات دولتی دوباره گرفته شده. قوای تازه نفس तालिबान ने शहर में शरिया कानून लगाने का भी ऐलान किया है। अमेरिका ने रणनीतिक रूप से अहम कुंदूज पर तालिबान के कब्जे को सरकार के लिए बड़ा झटका बताया। साथ ही भरोसा जताया कि अफगान सुरक्षा बल फिर से कुंदूज पर कब्जा कर लेंगे। We strongly condemn the attacks in Kunduz and stand with the Afghan people in our commitment to Afghanistan's peace and security. Confidence in their ability to take on the Taliban in Kunduz. This was clearly a setback. वहीं अफगान रक्षा जानकारों ने तालिबान की इस कार्रवाई के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया है। در داخل هم کسانی بودن که با اونا کمک کردن، اونا را بودن در قسمت کندوز اشغال کردن و امکان داره که جنگ امروز یا فردا شدید شود و اونا توانایی نگاه داشتنش ندارن. नाटो सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान के हमलों का कुंदूज केंद्र रहा है। 2001 के बाद तालिबान ने पहली बार किसी बड़े शहर पर कब्जा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि आईएस को हराना तभी मुमकिन हो पाएगा अगर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद सत्ता छोड़ दें। संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग आईएस से निपटने के उपायों पर चर्चा के लिए हुए सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए ओबामा ने ये बात कही है। सम्मेलन में इराक, ब्रिटेन, तुर्की, सऊदी अरब, जर्मनी और फ्रांस समेत कई देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोहराया कि आईएस के खिलाफ लड़ाई लंबी होगी, लेकिन आखिर में जीत गठबंधन सेना की ही होगी। Even if we were to wipe out the entire cadre of ISIL leadership, we would still have some of these forces at work. But ultimately, I am optimistic. In Iraq and in Syria, ISIL is surrounded by communities, countries, and a broad international coalition committed to its destruction. कुछ खबरें खेल के मैदान से। भारतीय निशानेबाजों ने 8वीं एशिया एयर गन चैंपियनशिप में 2 और पदकों पर कब्जा किया है।
गुरप्रीत सिंह ने रजत और जीतू राय ने कांस्य पदक अपने नाम किया। दिल्ली में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गुरप्रीत ने 197.6 अंक और जीतू ने 177.6 अंक हासिल किए। वहीं जूनियर 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में भी भारत के सुमेध कुमार ने स्वर्ण और हेमेंद्र सिंह कुशवाहा ने रजत पदक जीता। इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने एशिया एयरगन चैंपियनशिप में स्वर्ण और आयोनिका ने कांस्य पदक पर निशाना लगाया था। टेनिस स्टार वीनस विलियम्स ने वुहान ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जीत के साथ अपने करियर की 700वीं जीत हासिल कर ली है। अपनी बहन सेरेना के अलावा वीनस दूसरी सक्रिय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। वीनस ने जूलिया जॉर्ज को हराकर यह कामयाबी अपने नाम की। जीत के बाद उन्होंने कहा कि अब वो 800वीं जीत तक पहुंचने का मन बना रही हैं। वीनस से पहले मार्टिना नवरातिलोवा 1442, क्रिस एवर्ट 1309 जीत, स्टेफी ग्राफ 902 और सेरेना विलियम्स 737 गेम में जीत हासिल करके ये उपलब्धि अपने नाम कर चुकी हैं। दिग्गज फिल्म निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की आज जयंती है। फिल्मों के जरिए जिंदगी के फलसफों को कहने वाले ऋषिकेश मुखर्जी ने कई शानदार फिल्मों का निर्देशन किया। आइए ऋषिकेश मुखर्जी को उनके फिल्मों के सफर के जरिए याद करते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो जिंदगी में असल मायना रखती हैं। किसी बड़ी खुशी के इंतजार में हम ये छोटे छोटे खुशियों के मौके खो देते। सिनेमा के जरिए जिंदगी की सीख देने का हुनर ऋषिकेश मुखर्जी बखूबी जानते थे। बात चाहे कॉमेडी की हो या मानवीय रिश्तों की, ऋषिदा का सिनेमा बेमिसाल था। ऋषिदा ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1951 में मशहूर फिल्मकार बिमल रॉय के सहायक के रूप में 2 बीघा जमीन से की। 1957 में आई मुसाफिर फिल्म से निर्देशक के रूप में उन्होंने अपने फिल्मी सफर का आगाज किया। कितना खूबसूरत बच्चा है ना? अरे ये तो कागजी बच्चा है। आप अचानक 1972 में आई उनकी फिल्म आनंद ने जिंदगी की एक अलग तस्वीर लोगों के सामने रखी। और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत कैसे कहते हैं? आने वाला गोलमाल, बुढ़ा मिल गया, नरम गरम, चुपके चुपके, खूबसूरत जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने सिने पर्दे पर कॉमेडी को नई ऊंचाइयां भी दी। ऋषिदा को दादा साहब फाल्के, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्म विभूषण जैसे कई सम्मान भी मिले। जिंदगी कैसी है पहेली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। भारत, अमेरिका और जापान के बीच विदेश मंत्री स्तर की पहली वार्ता। दक्षिण चीन सागर में आवाजाही की आजादी पर जोर। भारत ने की एशिया प्रशांत आर्थिक मंच की सदस्यता की मांग। दिल्ली में डेंगू से 5 और लोगों की मौत, अब तक 37 लोगों की गई जान। राज्य सरकार की लापरवाही से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित। आरपीआई और स्वाभिमानी पक्ष समेत महाराष्ट्र की 19 पार्टियों की मान्यता रद्द। आय और खर्च का ब्यौरा न देने के चलते चुनाव आयोग की कार्रवाई। नौसेना के बेड़े में आज शामिल होगा सबसे बड़ा स्वदेशी युद्धपोत। रडार को चकमा और मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है आईएनएस कोच्चि। और नेपाल सरकार का भारतीय चैनलों के प्रसारण का निर्देश। ब्लैकआउट को लेकर केबल ऑपरेटरों से मांगा जवाब। प्रदर्शनकारियों से वार्ता के लिए समिति गठित करने का भारत ने किया स्वागत।